अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमतीन खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, मैं इस वीलॉग के आखिर में एक बड़ी खौफनाक वीडियो भी जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वो वीडियो किससे मुताल्लिक है ये भी जरा मैं सीक्रेट रखूंगा, लेकिन उससे पहले दो अहम इश्यूज के ऊपर जो है वो सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे। एक तो ईरान अमेरिका का मामला जो है वो जनाब बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है, क्योंकि आज सुबह से ईरान की जानिब से भी जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों के जो एसेट्स हैं उसके ऊपर अटैक्स शुरू कर दिए गए हैं। सो बाकायदा तौर पे अब आप ये कह सकते हैं कि पहले अमेरिका की जानिब से जो है वो ईरान के ऊपर अटैक्स हुए, मुख्तलिफ जगहों पे धमाके हुए, लेकिन अब बाकायदा तौर पे ईरान ने जो है वो अब जवाबी हमलों का आगाज कर दिया है, जिसमें कई ममालिक हैं, सिर्फ एक नहीं बल्कि बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, ये इस तरह मुख्तलिफ ममालिक उसमें शामिल हैं। सबकी डिटेल्स मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा। और ईरान ने जो एक जगह के ऊपर खासतौर पर अटैक्स किए उसकी फुटेज भी जो है मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम 32 लाख सब्सक्राइबर्स के टारगेट की तरफ जो है रवा दमाएं, और अब सिर्फ तकरीबन कोई 8-9 हजार सब्सक्राइबर्स रह गए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी मदद से जो है वो ये नंबर हम जरूर अचीव करेंगे। पुश करना है इसको ताकि जल्द से जल्द ये नंबर जो है ये टारगेट जरूर अचीव किया जाए। अब खबरों की तरफ जरा चलते हैं। सबसे पहले तो जनाब आज अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम उनकी जानिब से जो है वो ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा आज शाम 7:30 बजे मशरकी वक्त के मुताबिक, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, उनके टाइम के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड की अफवाज ने रवा हफ्ते ईरान के खिलाफ हमलों के तीसरे मरहले का आगाज कर दिया है। यह कार्रवाई पाकिस्तान इनकलाब इस्लामी की अफवाज की जानिब से आबना हुर्मत से गुजरने वाले कब्रस के परचम बरदार कंटेनर जहाज MVGFS गैलेक्सी पर किए गए खुल्लम खुल्ला हमले के बाद की गई है। जहाज का एक सिविलियन अमला लापता है और जहाज पर लगी आग और इंजन रूम को पहुंचने वाले शदीद नुकसान के बायस यह अपना सफर जारी रखने के काबिल नहीं रहा। तजारती जहाजों पर गुज़िश्ता हमलों का जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद ईरान को मफामत की याददाश्त पर कारबंद रहने का एक और मौका फराहम किया गया था, लेकिन वो एक बार फिर नाकाम रहा। इसके जवाब में अमरीका अपने हुर्मत से आजादाना तौर पर गुजरने वाले सिविलियन मल्लाहों और तजारती जहाजों पर हमला करने की ईरानी सलाहियत को मुसलसल कमजोर करके उसे भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर रहा है। सो ये सेंटकॉम की जानिब से जो है ये ट्वीट आता है। साथ ही साथ उसके बाद यह खबर आती है पाकिस्तान इनकलाब की जानिब से। उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा जनूबी ईरानी शहरों पर अमरीकी हमलों के जवाब में उसने आबना हुर्मुज़ में दूसरे जहाज को निशाना बनाकर अब रोक दिया है। आबना हुर्मुज़ को बाकायदा तौर पर अब दोबारा बंद कर दिया गया है। जो सिचुएशन आज से चंद माह पहले थी, ट्रेडिंग जो है वो शुरू हो गई थी, जहाजों का आना जाना जो है वो सिलसिला शुरू हो गया था, अब आबना हुर्मुज़ दोबारा बंद हो गई है। और अब आप देखेंगे कि इसके जैसे ही कल मार्केट्स जो हैं वो खुलेंगी, पीर का दिन होगा, एशियन मार्केट्स खुलना शुरू होंगी और उसके बाद मतलब ये यूरोप वाली साइड पे और उसके बाद अमेरिकन साइड पे जाएंगी, तो आपको एकदम जो है वो ऑयल प्राइसेस दोबारा ऊपर जाती हुई नजर आएंगी। और स्टॉक मार्केट्स के ऊपर भी जो है मैं अभी से प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि आप देखिएगा अगले 24 घंटे के ऊपर अंदर जो है वो बड़ा नेगेटिव इफेक्ट जो है वो आने जा रहा है। उन्होंने पाकिस्तान इनकलाब ने कहा है कि जवाबी कार्रवाई के दूसरे मरहले में कतर में वाक़ अमरीकी अल अदीद एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया है और इस अड्डे में लड़ाका तैयारों की मरम्मत और देखभाल के मरकज के साथ साथ कमांड एंड कंट्रोल मरकज को भी जो है वो तबाह कर दिया गया है। सो एक मुल्क कौन सा हो गया? कतर। ये तो बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐलान किया जी कतर में जो अमेरिकन बेस है हमने उसके ऊपर अटैक किया, लेकिन ऑब्वियसली सरजमीन तो कतर की है, तो एक तो कतर के ऊपर जो है उन्होंने अटैक किया है। दूसरा उन्होंने बाकायदा तौर पर यह भी ऐलान किया कि जी हम अब अगले ऐलान तक टिल फर्दर नोटिस आबना हुर्मुज़ को हम बंद कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा अमरीकी हमलों के बाद ईरान के खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा मुत्तहिदा अरब अमारात। नंबर 2, मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा ने कहा है कि मुल्क की दिफाई निजाम ईरान से दागे जाने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स का मुकाबला कर रहा है। अभी तक दागे जाने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स की तादाद, मुमकिन अहदाफ या किसी किस्म के नुकसान के बारे में कोई तफसीलात जारी नहीं की गई हैं। ईरान की फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक मुतादिद मिसाइलों ने कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात में अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया है और दोनों ममालिक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर मुतादिद धमाके हुए हैं। दूसरी जानिब कतर की वजारत दिफा के मुताबिक मुल्क की मुसल्लह अफवाज ने कतर पर किए गए मिसाइल हमले को रोक दिया है। AFP के मुताबिक कतर की दारुल-हुकूमत दोहा के आसमान के ऊपर जो है वो धमाकों की आवाजें सुनी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने शहर के आसमानों में मिसाइल इंटरसेप्टर्स जो हैं वो देखे हैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो धमाकों की आवाजें जो फिजा में आती हैं ये इंटरसेप्टर्स ही होते हैं जो जाके मिसाइलों को या ड्रोन्स को जो है वो इंटरसेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहीं पे जो है वो ब्लास्ट होता है। लेकिन ऑब्वियसली उसका जो डेबरी होता है, उसका जो मलबा होता है, वो आके फिर कहीं ना कहीं शहरी इलाकों के अंदर भी जो है वो गिर जाता है। इसके अलावा बाकिर कलियाबाफ जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं,
उन्होंने ये ट्वीट किया, उन्होंने कहा द एरा ऑफ वन साइडेड डील्स इज ओवर, वी टोल्ड यू कीप योर वर्ड और पे द प्राइस, रियलिटी इज नॉकिंग। उन्होंने कहा हमने तुम्हें पहले कहा था कि तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, और वही हुआ है कि अब जो है कीमत चुकानी पड़ेगी। और उसके बाद जो बेसिकली आपस में एक मुआहदा हुआ था, उसकी मफामती जो याददाश्त थी, उसकी शिक नंबर 5 उन्होंने ये ट्वीट की है, और उस पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है अपॉन द साइनिंग ऑफ दिस MOU द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल मेक अरेंजमेंट्स, और इसको उन्होंने हाईलाइट किया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल मेक अरेंजमेंट्स यूजिंग इट्स बेस्ट एफर्ट्स फॉर द सेफ पैसेज ऑफ कमर्शियल वेसल्स विद नो चार्ज फॉर 60 days ओनली फ्रॉम द पर्शियन गल्फ टू द सी ऑफ ओमान एंड वाइस वर्सा। उन्होंने कहा यह ईरान की जिम्मेदारी थी, हमारी जिम्मेदारी थी कि हमने किस तरह आपने हुर्मुज़ को जो है वो हमने ऑपरेट करना है। तो चूंकि आपने जो है वो इस सारे मसले को रोका, इस वजह से अब और हमारे सरजमीन के ऊपर जो है हमले किए गए हैं, तो हमारा जवाब जनाब अब ये है, अब आपको कीमत इसकी जो है वो चुकानी पड़ेगी। इसके साथ साथ एक और खबर जो है वो न्यूयॉर्क पोस्ट से आई है कि अमेरिका ने USS इब्राहिम लिंकन और USS जॉर्ज H.W. बुश नामी तैयारा बरदार जो उसके बहरी जहाज हैं वो ईरान के करीब तैनात कर दिए हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक इस निगरानी का मकसद खित्ते में बहरी सलामती को यकीनी बनाना, तजारती जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना और ज़रूरत पड़ने पर ईरान पर अस्करी और सफारती दबाव जो है वो बढ़ाना है। बहरी नकलो हरकत पर नजर रखने वाले इदारों ने बताया कि दोनों अमरीकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स खलीज ओमान में पहुंच चुके हैं, जहां से वो आबने हुर्मुज़ और खलीज फारिस में होने वाली सरगर्मियों पर गहरी नजर रख सकेंगे। अगरचे अमरीकी हुकाम ने किसी मुमकिन फौजी कार्रवाई की तस्दीक नहीं की, ताहम खित्ते में जंगी असासों की बढ़ती हुई मौजूदगी को गैर मामूली करार दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ये एक फुटेज है जो आपको दिखाना चाहेंगे, जो मैंने आपको शुरू में कहा था। ये जनाब बहरेन के अंदर, तो ये एक तीसरा मुल्क है, मैंने 2 पहले आपको बताए थे। ये बहरेन के अंदर जो है वो अमेरिका का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स है, जो काफी हद तक अब वो लोग खाली भी कर चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर भी जो ईरान की जानिब से हमले हुए हैं, तो दूर से ये धुएं के बादल जो है वहां से उठते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वहां पे वो जो स्ट्राइक्स हुई हैं, उसके बाद जो धमाके हुए हैं, उसके नतीजे में ये काले स्याह धुएं के बादल जो है वो दूर से ही देखे जा सकते हैं, और किसी ने वहीं से जो है वो दूर से इसकी फुटेज भी बनाई है। इसके साथ साथ कतर ने खित्ते में इस बढ़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर अपनी तमाम जो बहरी सरगर्मियां हैं उनको अब बंद कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि पाबंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है और आइंदा इतला तक जो है वो बरकरार रहेगी। जबकि ईरान की जानिब से किए गए हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए उन्हें कतर की खुद मुख्तारी और बैन अल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी जो है वो करार दिया गया है। इसके साथ साथ CNN ने ये एक जो है वो प्रेजेंटेशन शेयर की है, जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब सैटेलाइट इमेजरी जो CNN क्लेम कर रहा है वो ये है कि जनाब ईरान जो है अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए इस वक्त कार्रवाई करे, ये CNN का क्लेम है। उन्होंने कहा कि इससे बहुत से सवालात जो है वो पैदा होते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो अमेरिका और ईरान के दरमियान बना था, उसकी जो है वो ये खिलाफ वर्जी की जा रही है और दोबारा न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो रीएक्टिवेट किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वजीर आजम इसहाक डार और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान जो है वो टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिस दौरान दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल के ऊपर जो है वो तबादला ख्याल किया है। इसके अलावा एक और खबर जो सामने आई है वो है जनाब अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम। अच्छा, लिंडसे ग्राहम जो है वो उनका इंतकाल हो गया है, लेकिन लिंडसे ग्राहम जो है वो बेसिकली इजरायली लॉबी का एक बहुत बड़ा चेहरा था, और अमेरिका को या अमेरिकी पॉलिसीज को जो है वो इजराइल की जानिब शिफ्ट करने या प्रो इजराइल सेंटिमेंट्स जो है उजागर करने के लिए बड़ा एक्टिव रोल जो है ये शख्स अदा करता था। उसका जनाब इंतकाल हो गया, और डेफिनेटली इजराइल को ये बहुत बड़ा धचका लगा होगा, क्योंकि जाहिर बात है ये कोई कोई जूनियर बंदा नहीं था, काफी सीनियर, पूरे सेटअप के अंदर बड़ा सीनियर आदमी था, और इजराइल के इंटरेस्ट को जो है वो सेफ गार्ड करने के लिए अपना बड़ा अहम किरदार जो है ये शख्स अदा करता था। उसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने जनाब एक खबर दी थी कि कतर की जानिब से जो एक नया जहाज डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह रिपोर्ट किया था, 4 सहाफियों ने यह रिपोर्ट किया था कि जनाब वो जहाज जो है वो सिक्योरिटी खदशात की वजह से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के 4 सहाफियों को जनाब नोटिस जारी किए गए हैं, अदालती नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं, और उन्हें कहा गया है कि आप ज्यूरी के सामने पेश हों और गवाही दें कि यह खबर जो है वो आपने किस तरह दी है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तुर्किया में मुनक्किद नेटो सरबराह इजलास में शिरकत के लिए इस नए एयरफोर्स 1 में गए थे,
जबकि ट्रंप ने तुर्किया से इंग्लैंड सफर करने के लिए पुराने एयरफोर्स 1 तैयारे का जो है वो इस्तेमाल किया था, जिसके बाद ये खबर लगाई गई थी। तो इन 4 सहाफियों को जो है अब नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब आइए जनाब लोकल न्यूज की तरफ चलते हैं और सबसे पहले आपको बलोचिस्तान के हवाले से अपडेट देंगे। बलोचिस्तान में पाक फौज, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन जो है ऑपरेशन शाबान वो कामयाबी से जारी है और सिक्योरिटी जराये ये बताते हैं कि हवाई और जमीनी दोनों तरफ से जो है वो गनशिप हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो है ये ऑपरेशन किया जा रहा है और इसके नतीजे में दहशतगर्दों को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचा है और पिछले 12 घंटे के अंदर 3 मजीद दहशतगर्दों को जो है वो हलाक किया गया है और इसके बाद अब तक इस सिर्फ ऑपरेशन शबान के अंदर जो दहशतगर्दों को जो टारगेट किया गया है उनकी तादाद अब 67 हो चुकी है और मजमूई तौर पर जो 5 जुलाई से शुरू होने वाले इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उसमें अब मारे गए दहशतगर्दों की तादाद जो है वो 105 हो चुकी है। 100 का हिस्सा जो है वो अब अबूर हो चुका है। इसके साथ साथ कुछ पॉलिटिक्स के हवाले से भी आपको खबर देते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के हवाले से अंसार अब्बासी साहब ने जो है वो आज एक खबर दी है और उन्होंने ये क्लेम किया है कि इस वक्त अलीमा खान साहबा के खिलाफ जो अदालती मामला जो इस वक्त चल रहे हैं, बैरिस्टर गौहर हर मुमकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई फैसला आने से पहले जो है इसको डिले किया जाए, इस मामले को जितना घसीट के आगे ले जाया जा सकता है इसे डिले किया जाए। लेकिन इस हिकमत अमली के ऊपर भी जो है वो पार्टी के अंदर इख्तिलाफात पाए जाते हैं कि जी इसको क्यों आप डिले करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अलीमा खान साहबा ने खुद भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जी अगर आपने हमें जेल डालना है तो जेल में डालें, रिहा करना है तो रिहा करें, लेकिन जो भी करना है फैसला कर दें। लेकिन बैरिस्टर गौहर जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं कि इस चीज को जो है थोड़ा सा लिंगर ऑन किया जाए, इसको आगे जो है वो ले जाया जाए। अब इस सिलसिले में उन्होंने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो महमूद खान अचकज़ई हैं और सेनेट में जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उन दोनों से जो है उन्होंने राब्ता भी किया है और कानूनी कार्रवाई में पार्टी के बकौल कुछ मोहलत दिलवाने की जो है वो इस वक्त उनसे भी कहा गया है कि जी आप कोशिश करें कि ये चीज़ जो है वो रुक जाए। साथ ही साथ महमूद खान अचकज़ई से यह भी दरख्वास्त की गई है कि वो राना सनाउल्लाह से राब्ता कायम करें, जबकि सेनेटर राजा नासिर अब्बास पहले ही एक ऐसे वफाकी वज़ीर से राब्ते में है जिन्हें एस्टैब्लिशमेंट के काफी करीब समझा जाता है। इसके साथ साथ बेसिकली इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि यह समझा जाता है कि ऑलरेडी इस वक्त इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी अहलिया जेल में है, उनका भांजा जेल में है। अब अगर उनकी बहन भी जेल में चली गई तो इसकी वजह से पार्टी सेंटिमेंट जो है वो काफी हद तक डेंट होगा। अभी भी इवन दो अलीमा खान साहबा की कॉल के ऊपर आज तक कभी भी अड्याला जेल के बाहर 10,000 बंदा जो है वो इकट्ठा नहीं हो सका, लेकिन फिर भी इमरान खान की बहन होने के नाते एक एक्टिव रोल अदा करने के हवाले से जो है वो एक बड़े सिग्निफिकेंट उनका किरदार है। तो अगर वो भी जेल चली गई तो उसके बाद जो है वो पीछे कौन रह जाएगा कि वो कुछ एक्टिविटी वगैरह जो है वो कर सकें। तो इसलिए जो है वो ये कोशिश की जा रही है कि इस मामले को जो है वो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा डिले करवा दिया जाए। दूसरी जानिब आजाद कश्मीर के जो आम इंतखाबात हैं वो 27 जुलाई को होने हैं। उस सिलसिले में बाइकआउट के मामले के ऊपर अभी तक बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर कोई फैसला अभी तक नहीं किया है और इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी और आजाद कश्मीर गवर्निंग बॉडी के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुतालिक पार्टी के अंदर इख्तलाफात जो हैं वो बरकरार हैं। पीटीआई सियासी कमेटी ने आजाद कश्मीर इलेक्शन बाइकआउट का फैसला 7 दिन के अंदर नजरसानी इजलास से मशरूत किया था। 9 जुलाई को 7 दिन पूरे होने पर पीटीआई सियासी कमेटी ने ताहाल इजलास नहीं बुलाया। आजाद कश्मीर गवर्निंग बॉडी के इलेक्शन में हिस्सा लेने के फैसले के बावजूद सियासी कमेटी ने बाइकआउट का जो है वो ऐलान किया था। जराये के मुताबिक पीटीआई आजाद कश्मीर की गवर्निंग बॉडी ने 9 जुलाई के इजलास में कसरत राय से इंतखाबात में हिस्सा लेने की उन्होंने सिफारिश की थी। बाइकआउट के फैसले में इबाम पर पार्टी के 5 टिकट होल्डर्स और दरख्वास्त गुजार पार्टी ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब हम तो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन आप जो है ये जो बाइकआउट करने का अगर आप फैसला कर रहे हैं तो फिर हम आपके साथ नहीं चल सकते क्योंकि हम तो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जाहिर बात है, मैंने अगर आपको याद हो कि जब इन्होंने ये खबर भी सामने आई थी कि जनाब वो इलेक्शन से बाइकआउट करना चाह रहे हैं तो मैंने उस वक्त भी कहा था ये गलत फैसला होगा। कभी भी मैदान जो है आपको खाली नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उसको कोई ना कोई और आके फिर ऑक्यूपाई कर लेगा। तो बहरहाल ये आपस में जो है वो एक इख्तलाफ पाया जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर के जो सदर हैं क़य्यूम नियाजी साहब, उनका भी मौक़िफ़ है कि मौजूदा सूरत हाल गैर जानिबदार और पुरअमन इंतखाबात के लिए मौजू नहीं है, तो इसलिए वो जो है बताया जा रहा है कि वो भी बाइकआउट के हक में है। दूसरी जानिब एक और खबर यह आई है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जनाब वफाकी काबीना में नौजवान और नए चेहरे शामिल करने का
फैसला कर चुके हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुशावरत भी मुकम्मल कर ली है और वजीर मुमलिकत के ओहदे जो हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के अंदर जो हैं वो बनाए जाएंगे और उसके बाद नए मिनिस्टर्स जो हैं वो लाए जाएंगे ताकि यंग एनर्जेटिक न्यू ब्लड जो है वो कैबिनेट के अंदर शामिल किया जाए और उनसे जो है ये ताकि बेहतर रिजल्ट जो हैं वो आगे मिल सकें। इसके अलावा अब्दुल गनी अफरीदी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जिनके बारे में हमने शायद पिछले वीलॉग के अंदर भी जिक्र किया था कि इन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा जो है वो ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सुहेल अफरीदी साहब के भाई जो हैं वो इनके हल्के के अंदर जो है दखलंदाजी कर रहे हैं, मुख्तलिफ डिसीजन देते हैं, खुली कचहरियां जो है वो जो है वहां पे लगाते हैं। सियासतदान बड़ा इस मामले में ना सेंसिटिव होता है। जिस तरह शेर जो होता है ना, शेर वो एंड मैं वो इंतखाबी शेर की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि वो अपनी टेरिटरी को बड़ा मार्क करता है। शेरों का जो एक झुंड होता है ना वो कभी दूसरे में नहीं जाता, वो दूसरे के इलाके में नहीं जाता, उनको पता होता है ये उसकी टेरिटरी है। तो यहां पे सियासतदानों को भी यही सूरत हाल है। इनका ना एकदम एक बजर बजना शुरू हो जाता है दिमाग के अंदर अगर कोई आउटसाइडर जो है उनके हल्के में आ जाए और आके जो है वो वहां पे सियासी सरगर्मियां जो है वो शुरू करते हैं। तो ये कहते हैं इनसिक्योर हो जाता है कि जनाब लग रहा है कि ये हमें जो है वो हमसे हमारा टिकट लेना चाह रहे हैं या हमारी जगह जो है वो ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया। आज उन्होंने एक और ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने शेर लिखा है कि शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। तो ये उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब को जो है वो शेर और शायरी के जरिए जो है एक मैसेज दिया है। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब के जनाब एक ऑडियो जो है वो इस वक्त मंजर आम के ऊपर आया हुआ है। गंडापुर साहब जो है वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है वो शामिल होंगे। तो ये उनका जो है वो एक स्क्रिप्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने बेसिकली फाटा और पाटा के अंदर जो टैक्स लगाया गया है जिसके ऊपर सुहेल अफरीदी साहब भी काफी हद तक रेजिस्ट जो है वो कर चुके हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब एक जगह जो है ये विफाक के अंदर बैठी हुई पार्टियां यानी कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसके अंदर बैठी हुई है और वो हमारे पे जो है वो ये टैक्स भी लगा रही है फाटा और पाटा के अंदर। और दूसरी जानिब जो है इन्हीं लोगों के साथ जो है मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। इन्हीं लोगों के साथ जो है वो गठजोड़ भी बनाए जा रहे हैं और पिंगे जो है वो बढ़ाई जा रही हैं। मैं लुबे-लुबाब आपको बात कर रहा हूं क्योंकि ऑडियो जो है वो काफी लंबा है। तो उन्होंने इसके ऊपर जो है ये भी कहा, उन्होंने कहा कि जनाब ये 2018 से पहले जो उस वक्त की गवर्नमेंट आई थी, इंटरिम गवर्नमेंट आई थी, ये टैक्स जो है ये उस वक्त लगाया गया था। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर जो है मुराद सईद साहब ने बड़ा एक एक्टिव रोल अदा किया था कि ये टैक्स जो है वहां पे नहीं लगना चाहिए। तो इसके ऊपर उन्होंने एतराज किया कि जी इन्हीं जमातों के साथ जो है वो अब आप इस वक्त अपनी पींगे भी बढ़ा रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है। उन्होंने कहा अभी लोग खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की जानिब से मौजूदा और साबका अरकानी असेंबली और उनके अहले खाना के लिए ऑफिशियल ब्लू पासपोर्ट समेत मुख्तलिफ मराद की मंजूरी के सदमे से बाहर नहीं निकले थे कि सेनेट की एक कायमा कमेटी ने साबिक पार्लियामेंटेरियंस और उनके अहले खाना के लिए ब्लू पासपोर्ट की सिफारिश कर दी है। ऐसे ही इकदाम मुंतखब ऐवानों को बेवकत करते और वसाइल की जंजीरों में जकड़े अवाम की नजर में सियासतदानों को काबिल तहकीर बनाते हैं। जब तक सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, आला अदली और सीनियर फौजी अफसरान को हासिल गैर मामूली मराद को मुनासिब सतह तक नहीं लाया जाता, ना इंसाफी, समाजी ना हमवारी और अवामी इस्तराब की दीमक मुआशरे को घुन की तरह चाटती रहेगी। तो बिल्कुल मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब ने बिल्कुल बात सही की। मैंने भी इसके ऊपर जो है वो एतराज किया था कि अभी हम केपी के ऊपर जो है वो या पीटीआई की गवर्नमेंट के ऊपर ही बात कर रहे थे या सेनेट वालों ने अपनी पूरी तैयारी की जनाब सानू से चाहिए था ब्लू पासपोर्ट। तो ये पता नहीं ब्लू पासपोर्ट की क्या इतनी अट्रैक्शन है कि ये उसके बगैर रह नहीं सकते। इसके अलावा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत खुसूसी इजलास में स्कूल एजुकेशन के ऊपर जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। ब्रीफिंग में कहा गया कि सरकारी स्कूलों में 2 साल 4 माह में 43 लाख तलबा की एनरोलमेंट का हदफ पूरा किया गया है, जो माजी करीब की निस्बत सरकारी स्कूलों की सबसे ज्यादा हकीकी एनरोलमेंट का मुनफरिद रिकॉर्ड बन गया है। उन्होंने वजीर तालीम राना सिकंदर को हर हफ्ते एक स्कूल में खुद क्लास लेने की जो है उन्होंने हिदायत की है। तो अच्छी बात है, राना सिकंदर साहब जो है वो जाएं, जाके देखें उन बच्चों के जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड्स है वो कैसा है और क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कहीं करीब भी है या नहीं। मुझे बार बार, मैंने उस दिन भी ये बात की थी, मुझे सबसे ज्यादा एतराज जो है हमारे स्कूल या एजुकेशन सिस्टम से वो इस बात का है कि हमारे स्टैंडर्ड्स इंप्रूव नहीं हो रहे, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट गिरते जा रहे हैं। आप अगर कभी किसी सरकारी स्कूल में, मैं सबकी सारे सरकारी स्कूल के सारे स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन जनरली अगर आप वहां पर जाएं तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से दूर दूर तक कोई करीब भी नहीं है। मतलब ये सूरत हाल है। बेसिक अरिथमेटिक, बेसिक फिजिक्स, बायोलॉजी और जो रटने का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बड़ा अहम है कि जनाब रट्टा लगवा लो तो सारा कुछ ठीक है
और रट्टे से जो है वो पास हो जाएगा काम। और फिर उसके बाद जब ये जाते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो वहां जाके पता लगता है कि नहीं यार, यहां पर तो सिस्टम ही जो है वो कुछ और है। इसके अलावा एक फुटेज आपको जो है वो दिखाना चाहेंगे। ये बेसिकली एक बड़ी ही खौफनाक फुटेज है और इसके अंदर ये बेसिकली येलोस्टोन नेशनल पार्क है, वहां की ये फुटेज है। पाकिस्तान नहीं, ऑब्वियसली पाकिस्तान के बाहर की ये फुटेज है। तो इसके अंदर एक बाइसन जो है ये मतलब एक बैल की तरह का एक जानवर होता है। तो वो उसको देखा जा सकता है कि वो जो है ना बेपर जाता है और गुस्से में आ जाता है। और वहां पे इसके बाद देखिएगा कि ये भागना शुरू करता है और वहां पे कुछ टूरिस्ट वगैरह जो है वो आए हुए हैं। उसके बाद ये उन टूरिस्ट को जो है वो टारगेट करता है और अभी देखिएगा वो टारगेट करते करते जो है इस बल्कि बंदे की उम्र भी काफी, वो उससे छुपने की कोशिश कर रहा है, बाइसन से छुपने की कोशिश कर रहा है। और आप जरा उसका साइज देखिए, वो उसके पीछे पीछे जो है वो भागना शुरू करता है, वो अपनी जान बचाने की कोशिश, लेकिन और ये देखिए जरा, उसको कई फुट ऊपर जो है वो उठा के फेंकता है। और बताया गया है कि उसके बाद ये बड़ा ये शख्स जो है जिसको इसने टक्कर मारी है और उठा के नीचे फेंका है, वो बहुत बुरी तरह जो है वो इसके अंदर जख्मी हुआ है। तो बड़ी खौफनाक किस्म की फुटेज जो है वो सामने आई है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।